हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। जैसा कि अब तक हम पढ़ चुके हैं, हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप वो वीडियो विजिट करके देख सकते हैं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और फिर उसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट जो मेथड है हमारे पास, वो है हमने क्या पढ़े थे। हमने पढ़े थे पहले स्टार्टिंग में डायरेक्ट मेथड, जो हम किसके लिए यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे जो डायरेक्ट मेथड हम किसके लिए यूज़ कर रहे थे, जो स्मॉल डिस्टेंसेस होती है उनके लिए, जिसके अंदर हमने स्क्रू गोज वर्नियर कैलिपर्स ये डिस्कस किए थे। फिर उसके बाद हमने कुछ इनडायरेक्ट मेथड किए थे। वो इनडायरेक्ट मेथड किसके लिए यूज़ किए थे हमने, जो हमारी लार्ज डिस्टेंस होती है, जैसे कि हम क्या होता है, एक हील होती है, एक पर्सन, उनके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो, या फिर हमें कहीं पे कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट कैलकुलेट करनी हो, ठीक है। तो तब हमने यूज़ किया था हमारे कुछ इनडायरेक्ट मेथड, जिसके अंदर सोनार, रेडार और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, ठीक है। तो अब उसके बाद है हमारे पास कुछ इनडायरेक्ट मेथड जो हम स्मॉल डिस्टेंस के लिए, डायरेक्ट तो कर लिए थे हमने, अब करेंगे हम इनडायरेक्ट मेथड फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस। तो अब इसमें हमारे पास देखो कौन कौन से हमारे पास मेथड प्रेजेंट है। तो फर्स्ट जो हमारा मेथड है वो है हमारा एवोगैड्रो मेथड। अब एवोगैड्रो मेथड होता क्या है, अब उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है, इसके अंदर वो यूज़ की जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या होती है। तो ये हाइपोथेसिस ये होती है कि जैसे हमारे जो एटम होता है, तो एटम के अंदर कोई भी हमारा एक सबस्टांस है, मान लो हमने एक लैटिस ले लिया यहाँ पे, उसके अंदर क्या होंगे, एटम फील्ड होंगे, ठीक है। तो जो वो एटम फील्ड होते हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ यहाँ पे वैकेंट स्पेस भी बचा होता है, ठीक है। तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या बोलती है कि अगर हम एक मान लो वॉल्यूम वी लेते हैं और उसके अंदर एटम हमारे पास इतने सारे प्रेजेंट हैं 6, तो वो क्या करेंगे, वो 6 एटम सिर्फ उसके 2/3 वॉल्यूम को ही ऑक्यूपाई करेंगे। मीन्स उसका जो एक पार्ट होगा वॉल्यूम का, वो हमारा एम्प्टी होगा, किसकी फॉर्म में, वैकेंट साइट्स की फॉर्म में। तो ये हमारी हाइपोथेसिस है जो हमारी एवोगैड्रो ने दी थी। तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस को यूज़ करेंगे हम इसके अंदर, ठीक है। अब वो आपको पता लग गई होगी कि एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या थी, कि जब हम कोई भी एक लैटिस या कोई भी एक सबस्टांस लेते हैं, उसके अंदर एटम पैक्ड होते हैं, ठीक है, वो कम्प्लीटली बाउंडेड नहीं होते, उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस बचा होता है। तो वो स्पेस है जो वो 1/3 हमारा वैकेंट स्पेस होता है, वॉल्यूम, ठीक है। और ओनली वो 2/3 वॉल्यूम को ही ऑक्यूपाई कर पाते हैं उस सबस्टांस के। तो अब ये मेथड यूज़ करके अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है जो हमें डिस्टेंस होती है। तो जो ये एवोगैड्रो मेथड है, पहले तो हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हम क्या थे, जो स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए यूज़ कर रहे थे, हमने जो वो किए थे स्क्रू गोज और वर्नियर कैलिपर्स, उनके अंदर जो रेंज थी 10⁻⁻⁴ अप टू 10⁻⁻⁵, ठीक है, ये रेंज थी उसके अंदर। जैसे ये हमने स्क्रू गोज और उसमें स्फेरोमीटर में पढ़ी थी, और ये हमने वर्नियर कैलिपर्स में पढ़ी थी। तो यहाँ तक की कर सकते थे हम इससे छोटे वाली जो हमारे पास साइज़ होते हैं उनके लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी किसकी, एवोगैड्रो मेथड की। तो एवोगैड्रो मेथड की हमें ज़रूरत क्यों थी, क्यों हम लेके आए इसको, बिकॉज जब हमें 10⁻⁻⁵ से भी छोटे स्मॉल डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करनी है या साइज़ कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास कोई मेथड नहीं था, इसलिए हम एवोगैड्रो मेथड लेके आए। अब दूसरा हम यूज़ कहाँ करते हैं इसको, ये कहाँ तक इसकी रेंज क्या है, मीन्स ये कहाँ तक अप्लाई हो सकता है। तो ये अप्लाई हो सकता है हमारे 10⁻⁻10 मीटर तक, ठीक है। तो ये है हमारा एवोगैड्रो मेथड की रेंज। तो अब उसके बाद जो हमारे पास सेकंड है, हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे पास जैसे एटम होता है, एटम की का साइज़ होता है 10⁻⁻15 मीटर का रेडियस होती है ये हमारे न्यूक्लियस की, ठीक है। तो हम 10⁻⁻14 हमारी प्रोटॉन की होती है, ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब इनको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम वहाँ एवोगैड्रो मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो अब उसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, जैसे मान लो हमारे पास एक सबस्टांस है और उसका जो मास है वो हमारा स्मॉल m है। ये जो हमारा सबस्टांस था, हमने मान लिया इसका जो मास है वो स्मॉल m है, और जो इसका वॉल्यूम है ऑक्यूपाइड बाय द सबस्टांस, वो हमारा क्या है, v है। और इसकी जो डेंसिटी है वो डेंसिटी है हमारी रो। अब हमें पहले पता होना चाहिए डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, कि हम कितने वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है। जैसे मान लो हमारे पास इतना वॉल्यूम है, अब इसके अंदर सिर्फ यहाँ इस कॉर्नर पे मास प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, ये मास मान लिया हमने 1 किलोग्राम का है, और इसका वॉल्यूम था हमारा 10 मीटर की क्यूब। तो अभी इसकी अगर डेंसिटी निकालनी है तो हम निकालेंगे 1 बाय मास हो गया, नीचे वॉल्यूम कर दिया 10
मीटर क्यूब, तो 0.1 पर मीटर क्यूब, यहाँ पे किलोग्राम पर मीटर क्यूब हमारी क्या आएगी, डेंसिटी आएगी। तो ये था डेंसिटी, तो क्या होता है, ठीक है। अब हमने क्या माना है कि एक सबस्टांस है जिसका मास m है, जिसकी वॉल्यूम v है, और जिसकी जो डेंसिटी है वो है हमारी रो बोलते हैं हम इसको, ठीक है। अब इसके बाद अब हमने डेंसिटी को भी डिफाइन कर दिया मास बाय वॉल्यूम, तो यहाँ से हमने निकाल लिया। अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम को इधर भेज देंगे और रो हमारी इसके डिवाइड में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे अगर हम यूज़ करें, अब हमारे पास कैपिटल M है, एटॉमिक वेट ऑफ सबस्टांस, ये एटॉमिक वेट है सबस्टांस का, ठीक है। अब एटॉमिक वेट क्या होता है, जैसे मान लो हमने ये जो सबस्टांस मेजर किया, ये मान लो हमारा कार्बन है, ठीक है। अब कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, ठीक है। तो ये वो वाला मास है हमारा। अब उसके बाद यहाँ पे एक जो नंबर है वो यूज़ कर रहे हैं हम n, ये n होता है हमारा एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होते हैं कि 1 मोल में जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हो उसको हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। तो आई होप कि आपको ये छोटे छोटे कंसेप्ट जिसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं वो सारे समझ में आ रहे होंगे। पहले हमने क्या देखा, एक हाइपोथेसिस देखी जिसके अंदर हमने एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस बोल रहे हैं जिसको हम, जिसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया, अगर हम एक सबस्टांस लेते हैं उसके अंदर एटम प्रेजेंट होते हैं, वो एटम के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है, तो जो ये हाइपोथेसिस है ये बोलती है कि उसका 2/3 वॉल्यूम तो वो एटम ऑक्यूपाई करके रखेंगे, लेकिन जो उसका 1/3 जो वॉल्यूम होगा वो उसका वैकेंट होगा, ठीक है। अब हमें ज़रूरत क्यों पड़ी एवोगैड्रो मेथड की, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसा कोई मेथड नहीं था जो हमारी 10⁻⁻5 से स्मॉल रेंज की जो हमारी डिस्टेंस है, साइज़ है, उसको कैलकुलेट कर सके, तो इसलिए हम एवोगैड्रो मेथड लेके आए। थर्ड जो हमने यहाँ पॉइंट डिस्कस किया वो था हमारा रेंज में इसकी क्या है, हम 10⁻⁻10 मीटर तक की रेंज हम यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, चाहे हम साइज़ कैलकुलेट कर रहे हो या फिर डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो। फिर उसके बाद हमारे पास आया, यहाँ पे हमने एक सबस्टांस माना था, उसका वॉल्यूम v था, मास m था, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आया डेंसिटी का। तो डेंसिटी हमारी होती है मास बाय वॉल्यूम, जब हमने यूनिट्स पढ़ी थी तब भी डिस्कस किया था इसको। तो मास बाय वॉल्यूम है, तो हमने डेंसिटी को पता किया कि क्या होती है, कि कितने वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है, उसको हम डेंसिटी बोलते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ से हमने वॉल्यूम को मास बाय डेंसिटी की फॉर्म में कैलकुलेट किया। फिर हमने 2 टर्म और इसके अंदर इन्वॉल्व की, वो थी एक m एटॉमिक वेट ऑफ सबस्टांस, और सेकंड था यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर होता है 1 मोल में, अब मोल हमने यूनिट पढ़ी थी, मोल क्या थी, अमाउंट ऑफ सबस्टांस की यूनिट थी, तो 1 मोल में जितने नंबर्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1.6 × 10⁻⁻23 एटम्स, ठीक है। ये इतने प्रेजेंट होते हैं हमारे 1 मोल में। तो अब ये था हमारा, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो अब ये था हमारा एवोगैड्रो नंबर। अब इन जो ये टर्म्स जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, इनको यूज़ करके अब हम यहाँ पे फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस का। तो वो साइज़ भी हो सकती है और डिस्टेंस भी, क्योंकि साइज़ को भी हम r में मेज़र कर लेते हैं और डिस्टेंस को भी। तो अब यहाँ पे देखो आप, हम यहाँ पे साइज़ का कर रहे हैं, तो साइज़ के लिए हमने क्या किया, पहले हमने नंबर ऑफ़ एटम निकाल लें, मास m में कितने प्रेजेंट होंगे। अब ये था हमारा मास m, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ एटम प्रेजेंट है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ़ एटम इन मास m, तो वो हमें यहाँ से पता लगेगा एवोगैड्रो नंबर, 1 मोल में कितने एवोगैड्रो नंबर प्रेजेंट होते हैं इतने, तो यहाँ पे हमने एवोगैड्रो नंबर लिख दिया कि 1 मोल में हमारे पास इतने सबस्टांस होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल कितने एटम प्रेजेंट होंगे, इतने 1 मोल में इतने हैं, तो इतने हमारे पास इतना सारा मास है, तो उसका कितना मोल बनेगा, ये बनेगा। अब उसको हमने डिवाइड कर दिया उसके एटॉमिक मास से। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे ब्रीफली, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ ये फॉर्मूला आया कहाँ से। फिलहाल इसको ऐसे ही याद कर लो, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर इंटू मास ऑफ द सबस्टांस एंड डिवाइड बाय एटॉमिक वेट ऑफ द सबस्टांस। फिर उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे रेडियस है, जो अगर मान लो रेडियस हमारी r है, यहाँ पे हमें पता है जो हमारे एटम होते हैं हम उनको स्फेयर की फॉर्म में बनाते हैं, तो स्फेयर का अगर वॉल्यूम देखें तो हम क्या लिखते हैं, 4/3 πr³। अब अगर रेडियस r है तो r³, अगर कैपिटल R है तो कैपिटल R³। तो यहाँ पे स्मॉल r लिया है, तो हमारे एक एटम का जो वॉल्यूम होगा वो कितना आएगा, 4/3 πr³, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास ये तो एक एटम का आया ये, ठीक है। तो अब हमें निकालना है यहाँ पे टोटल नंबर्स ऑफ एटम। टोटल नंबर ऑफ एटम हमारे nm बाय कैपिटल M था, तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे।
जैसे अगर एक चीज़ हमारी 5 रुपए की आ रही है तो 2 कितने की आएगी, 5 में गुणा कर देंगे हम 2 को, तो 5 दूनी 10 या 5 टू जा 10, तो हम वो 10 की आएगी। ऐसे ही अगर हम एक का वॉल्यूम इतना है तो इतने नंबर का कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम अगर हमें निकालना है तो वो किसके इक्वल आएगा, उस सबस्टांस का टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू NM/m। ये जितने उसमें एटम प्रेजेंट है उनका वॉल्यूम है ये, ना कि सबस्टांस का। तो अब जो हमारी हाइपोथेसिस है जो हमने पढ़ी थी सबसे पहले, वो क्या बोलती है कि जो टोटल वॉल्यूम का 2/3 पार्ट ही जो सबस्टांस है वो ऑक्यूपाई करता है। अब टोटल वॉल्यूम तो ये है, वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम तो ये है, और वो कितने ऑक्यूपाई करेंगे 2/3। तो इसका मतलब ये और ये इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये इक्वल होंगे तो हम इसको इक्वल रख देते हैं यहाँ से। 2/3 वॉल्यूम ऑफ सबस्टांस इज इक्वल टू जो उन्होंने ऑक्यूपाई किया, जितने एटम्स थे उसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे, बाकी सारी टर्म को जो इधर सेंड कर देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, वॉल्यूम की वैल्यू भी पुट कर देंगे बाद में, पहले यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे आर को हमें यहीं रखना है, बाकी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो। 2 × V इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 क्या होगा, डिवाइड में है ना, उधर जाके मल्टीप्लाई में, बाय 4, पाई भी डिवाइड में चला गया, NM डिवाइड में आ गया, कैपिटल M ऊपर चला गया, और यहाँ पे रह गया हमारा R की क्यूब। अब जो हमारे यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, हमने अभी पढ़ा था, वॉल्यूम हमारा जो हमारी डेंसिटी थी, डेंसिटी इक्वल होती है मास बाय वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होगा, मास बाय डेंसिटी की। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 2/3 इंटू मास बाय रो, 3/4 मास वेट, एटॉमिक वेट 4 पाई NM इज इक्वल टू R क्यूब। अब M के साथ हमने कैंसिल कर दिया, 2 टू जा 4, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ से क्या आया हमारा, जो हमारी R की क्यूब है वो इक्वल आई हमारे पास किसके, M बाय ये कितना हो गया हमारा 8 पाई N रो के। अब अगर हमें R की फॉर्म में निकालना हो तो ये क्यूब रूट हो जाएगा इस साइड वाला, तो R इज इक्वल टू M, ये 2 ऊपर वाला है, ठीक है, M 8 को हम 2 की क्यूब लिख सकते हैं, पाई N रो। अब इसका क्या होगा, क्यूब रूट बन जाएगा, ये 2 हम बाहर भी ले सकते हैं, ठीक है, ओवरऑल का 1/3। तो हम इसको बाहर रख लेंगे, तो बाहर रखने के बाद यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ये 4 हमने यहाँ पे 2 बार पुट कर दिया, तो हमारे पास एक ही 2 था यहाँ पे, तो ये आएगा हमारे पास, बस इसके इक्वल हमारा टोटल रिजल्ट है। ठीक है, तो ये था हमारा यहाँ पे जो हमने मेथड यूज़ किया, अवोगाड्रो मेथड, जिसकी हेल्प से हमने रेडियस निकाल ली हमारे पास जो एटम होता है उसकी। ठीक है, तो इससे हम जो एटम्स हैं जो बिल्कुल स्मॉल साइज़ के होते हैं उनकी जो रेडियस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया हो और आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी ना हो। अगर होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हो। तो अब चलिए हम पढ़ते हैं सेकंड जो हमारे पास मेथड है, वो है साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड। अब इसके बारे में जानते हैं कि इसमें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे यूज़ होगा, इसको हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जो हमारा साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ओलिक एसिड हमारे पास एक सबस्टांस होता है। अब इसका अगर हमें साइज़ कैलकुलेट करना हो तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो हमारे पास है। इसके अंदर हम AT इज़ इक्वल टू NV/500 यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे T निकाल लेते हैं। T की वैल्यू जो इसका साइज़ है ओलिक एसिड का, वो इस रेंज में होता है 10⁻⁻⁹ मीटर की रेंज में। इसको हम वैसे कैलकुलेट तो जो हमारा अवोगाड्रो मेथड है उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन एक ये फॉर्मूला भी है, इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारा फॉर्मूला आया कहाँ से। हमने मान लिया एक पार्ट है हमारे पास ओलिक एसिड का, ठीक है, और 1 ml हमने ओलिक एसिड ले लिया, 25 ml हमने अल्कोहल ले लिया। ठीक है, तो जब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे तो वहाँ पे जो हमारी अल्कोहल की और ओलिक एसिड की जो कंसनट्रेशन का रेशो है वो क्या बनेगा, यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा, रेशो निकालने के लिए इसके एटॉमिक वेट वगैरह यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ डायरेक्ट देख लेते हैं कि इनकी रेशो क्या होगी, इसके वॉल्यूम की और इसके वॉल्यूम की। तो हमारे पास यहाँ सोल्यूशन की जो रेशो आएगी वो आएगी 1/500। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या किया हमने, मान लिया जो पूरा सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम V है, उसका जो सोल्यूशन है वो NV है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिर्फ हमें निकालना किसका है,
500 जो 1/500 पार्ट है हमारा ओलिक एसिड उसका निकालना है। तो यहाँ पे हम इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। अब जो ये हमने इसका वॉल्यूम इसके इक्वल आया, और किसके इक्वल हो सकता है, जैसे मान लिया यहाँ पे हमारे पास लेयर बन गई, जो हमारा ओलिक एसिड होता है वो क्या कर लेता है, वो अल्कोहल के ऊपर एक लेयर बना लेता है। वो जो लेयर है उसका जो टोटल वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा, जो टोटल एरिया है उसका और जो लेयर की थिकनेस है, ठीक है। तो उसके इक्वल भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, जैसे मान लिया हमने ये क्यूब ले लिया, ठीक है। तो क्यूबॉइड है ये, क्यूबॉइड की अगर हम वॉल्यूम देखें तो किसके इक्वल लिखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर हम यहाँ लेंथ इंटू ब्रेथ मान के चले, पहले सिर्फ इस पोर्शन को कंसीडर कर ले, ऊपर वाली लेयर को, तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होगा, इसका एरिया होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ एरिया लिख दिया। एच क्या है यहाँ पे, हाइट। अगर इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं इस एरिया से इसकी, तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम निकल रहा है ना। ऐसे ही जो यहाँ पे जो हमारी हाइट है वो टी है, मीन्स थिकनेस की फॉर्म में। जैसे हमारी बुक होती है, तो बुक के जितने टोटल पेज मिला के हमारे पास जो बनता है वो उसकी थिकनेस होती है। जैसे हम अगर इस बुक का एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पे हमारी बुक है और इसकी जो यहाँ पे थिकनेस है, जैसे ये है जो हमें दिख रही है, ये इसकी थिकनेस है। तो इस थिकनेस को टी बोलेंगे, और जो ये ऊपर का सरफेस है इसका जो हमारा एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। तो हम इसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया इंटू थिकनेस। तो अब यहाँ पे एरिया इंटू थिकनेस भी हमारा वॉल्यूम है, तो मीन्स ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे इक्वल पुट कर देंगे, AT इज इक्वल टू NV/500। आ गया हमारा ये वाला फॉर्मूला यहाँ से। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो हमारी थिकनेस है T वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो T इज इक्वल टू NV/500, और जो ये एरिया है ये इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो ये बना हमारा यहाँ से फॉर्मूला। और जो यहाँ से रेंज आएगी हमारी, हमने रेंज ऑफ लेंथ देखा था ना कि हम कैसे निकालते हैं 10 की पावर की फॉर्म में, तो वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल आएगी, 10⁻⁻9 मीटर के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड मेथड। जो थर्ड मेथड है हमारा स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए ही, जो हम इनडायरेक्ट मेथड पढ़ रहे हैं स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए, तो उसके अंदर जो थर्ड मेथड है वो है हमारा रदरफोर्ड मेथड, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आगे जब हम डिस्कस करेंगे जो एटम की स्ट्रक्चर है तब भी ये हमारा यूज़ होगा। तो इसके अंदर हमारे पास है क्या, पहले तो इसका नाम है रदरफोर्ड मेथड, ठीक है। इसके अंदर हम करते क्या हैं, ये यूटिलाइज किस लिए यूज़ कर रहे हैं हम इसको हम जो न्यूक्लियर रेंज होती है 10⁻⁻14 से 10⁻⁻15 मीटर तक की, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर हम मतलब जो प्रोसीजर होता है कैलकुलेट करने का वो कैसे करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, एक कोलिमेटेड हमने यहाँ पे एक कोई एटम रख दिया, ठीक है, स्पेसिमेन रख दिया, और यहाँ से हमारे पास है एक यहाँ पे बीम है जिसके अंदर से रेडिएशंस निकल रही हैं, और वो रेडिएशंस किसकी हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स की हैं। तो उसके लिए पहले अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स हमारे हम बोल सकते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल्स इज़ अ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, ठीक है। ये हीलियम के न्यूक्लियस जैसे हो सकते हैं। तो अब मीन्स इसके ऊपर जो चार्ज होगा हमारा 2 पॉजिटिव होता है, ठीक है, और जो इसका एटॉमिक मास होगा वो हमारा 4 होता है, जैसे हमारे हीलियम का होता है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, ये बिना इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं, और इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो +2 होता है। तो इसके अंदर से जो ये बीम है इसके अंदर से क्या निकल रहे हैं, हमारे अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। तो जो ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं जब जाके ये इस पॉइंट से इससे टकराएंगे तो इसके अंदर ये क्या है, एटम है, एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो हमारे क्या है, न्यूट्रल है, उनके ऊपर तो कोई चार्ज है नहीं, लेकिन प्रोटॉन के पास तो हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो और ये भी पॉजिटिव चार्ज हैं जो अल्फ़ा पार्टिकल्स जा रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, इसको रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। कुछ तो रिपेल होके ऐसे चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जो यहाँ से टकरा के सीधे 180 डिग्री के से वापस आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो इनकी हेल्प से ही, इसी की हेल्प से हमने जो डिस्कवर हुआ था हमारा न्यूक्लियस, वो कौन सा मेथड था, रदरफोर्ड मेथड था। और यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये जा रहा है, जाने के बाद इससे टकराएगा तो एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा आएगा जब इसकी काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जिससे जो कोई भी पार्टिकल है वो मूव करता है, और पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो वो एनर्जी जिससे क्या है, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, लेकिन पोजिशन में चेंज आता है, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, यहाँ पे पोजिशन में चेंज आ रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे हमारा ये 0 हो जाएगा। तो उस जो वो पाथ रिट्रेस करके आई है हमारे पास, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइज ऑफ न्यूक्लियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारे
मेथड्स जो हम लेंथ के लिए यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हमने डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट मेथड भी डिस्कस कर लिए। साथ में ही हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे स्मॉल थे उसके लिए डायरेक्ट भी थे और इनडायरेक्ट मेथड भी थे, जो स्मॉल साइज़ था उसके लिए, ठीक है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। लेकिन जो हमारी लार्ज डिस्टेंस थी उसके लिए सिर्फ हमारे पास डायरेक्ट मेथड थे, जिसके अंदर हमने 8 जो मेथड थे टोटल वो डिस्कस किए। तो ये था आज का डिस्कशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ मास। जैसे हमने रेंज ऑफ लेंथ पढ़ी थी, जिसमें हमने थिकनेस ऑफ पेपर, रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ अर्थ ये डिस्कस किए थे। ऐसे ही हम मास की रेंज पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है। फिर उसके बाद हम टाइप ऑफ मास भी पढ़ेंगे, जो ग्रेविटेशनल मास, इनर्शियल मास और वेट, इनके बीच में फिर डिफरेंस करेंगे। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियो की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो ऑल द बेस्ट।